मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने 60 का विज्ञान विषय का अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसका जो अगला टॉपिक है वो है खाद्य परिरक्षण की विधियाँ। खाद्य परिरक्षण के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से हम खराब होने से बचा सकते हैं। तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना ही खाद्य परिरक्षण है कि खाद्य पदार्थों में भोजन वगैरह हम करते हैं उसको कैसे हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें, उसको खराब होने से बचा सकें। तो उसकी विधियाँ अलग अलग है। उसकी पहली विधि है रासायनिक उपाय, यानी जो खाद्य पदार्थों में ऐसे रासायनिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिसके कारण वो खराब नहीं होते, लंबे समय तक चल सकते हैं, हमारे उपयोग में आ सकते हैं। तो वो रासायनिक जो यौगिक है उनका नाम है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। आपको पूछ लेते हैं कि दो रासायनिक यौगिकों के नाम लिखिए जो खाद्य परिरक्षण के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है। खाद्य परिरक्षण की जो दूसरी विधि है नमक द्वारा परिरक्षण। हम देखते हैं कि नमक भी खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। जैसे मांस, मछली, आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में ज़्यादातर नमक का उपयोग लिया जाता है और नमक से वो लंबे समय तक खराब नहीं होती। तीसरा है चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी द्वारा परिरक्षण करते हैं, जैसे जैम, जेली, स्क्वैश जो ये पदार्थ है उनमें चीनी मिला दी जाती है तो वो खराब नहीं होते हैं और खाद्य पदार्थों की जो नमी होती है वो भी दूर हो जाती है। चीनी के द्वारा खाद्य पदार्थों की नमी दूर हो जाती है और नमी दूर हो जाती है तो खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाते हैं। तो होता है तेल व सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल और सिरके द्वारा परिरक्षण नमक और चीनी के समान ही इनका उपयोग किया जाता है और ये कहना मतलब तेल और सिरके के कारण खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह सकते हैं। पांचवा है गर्म और ठंडा करके, यानी किसी भी खाद्य पदार्थ को हम गर्म करते हैं फिर उसको एकाएक ठंडा करके उसका स्टोरेज कर दिया जाता है, उसको पैक कर दिया जाता है जिससे उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते और वो लंबे समय तक हमारे को सुरक्षित मिल सकता है। कहने मतलब तो जैसे दूध को गर्म करके एकाएक ठंडा करके उसको पैक कर दिया जाता है जिससे उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते। तो पांचवी विधि है गर्म और ठंडा करके परिरक्षण। तो ये इस विधि का नाम है पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण की खोज की थी लुई पास्चर ने। पाश्चरीकरण की खोज की थी लुई पास्चर ने। होता क्या पाश्चरीकरण कि किसी भी पदार्थ को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कुछ समय के लिए गर्म किया जाता है और फिर उसको एकाएक ठंडा करके उसकी पैकिंग कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं पाश्चरीकरण। यानी किसी जैसे दूध को हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ समय के लिए गर्म करते हैं फिर उसको एकाएक ठंडा करके उसको पैकिंग कर दिया जाता है तो वो पाश्चरीकरण तकनीक है। गर्म करके ठंडा करने की जो प्रक्रिया है वो पाश्चरीकरण है। पाश्चरीकरण में जो टेम्परेचर होता है वो निश्चित होता है, ठीक है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करेंगे कुछ समय के लिए। फिर है भंडारण और पैकिंग। आजकल ऐसी पैकिंग आती है खाद्य पदार्थों की, वायुरोधी पैकिंग आती है। तो अगर कोई भी खाद्य पदार्थ है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तो वो खराब नहीं होगा। तो इसलिए भंडारण और पैकिंग आजकल वायुरोधी किए जाते हैं। जैसे चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस बढ़ती जाती है तो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होती है तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होती चिप्स की थैलियाँ। उसी प्रकार पैकिंग आजकल ऐसी की जाती है, वायुरोधी पैकिंग की जाती है जिससे लंबे समय तक खाद्य पदार्थ हमको सुरक्षित प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार खाद्य परिरक्षण की विधियों में पहली विधि रासायनिक उपाय है। ये प्रश्न पूछते हैं बहुत बार, रासायनिक यौगिक जिनका खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। दूसरा है नमक द्वारा, तीसरा चीनी द्वारा, फिर तेल और सिरके द्वारा परिरक्षण, पांचवा गर्म और ठंडा करके। इसमें आपको पाश्चरीकरण के बारे में ध्यान रखना है, पाश्चरीकरण क्या है, इसकी खोज किसने की थी। फिर छठवां है भंडारण और पैकिंग। तो खाद्य परिरक्षण की ये विधियां हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा है वो है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का चक्र।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, उसमें जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की वायुमंडल में मात्रा होती है लगभग 78%। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। अब वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन क्या होती है? विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल दी जाती है। तो नाइट्रोजन यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब इसका चक्कर बना के मैं आपको बताता हूं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इसका अलग अलग तरीके से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जैसे एक तो होता है जीवाणु व नील हरित शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। कुछ जीवाणु और नीलहरी शैवाल ऐसे होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। और ये नाइट्रेट क्या होती है? ये पौधों के लिए खाद के रूप में उपयोग में आती है, पोषक तत्व होता है। इसको नाइट्रोजन को पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, पौधे इस नाइट्रेट का उपयोग करते हैं खाद के रूप में। तो यह जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इसको ये जीवाणु और नीलहरी शैवाल होते हैं, ये इसको स्थिरीकरण करके नाइट्रेट में बदल देते हैं। फिर उस नाइट्रेट का उपयोग जीव जंतु और पौधे उसका उपयोग करते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जीवाणु और नीलहरी शैवाल इसका स्थिरीकरण करते हैं। दूसरा एक तरीका है कि इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का तड़ित द्वारा स्थिरीकरण होता है। तड़ित द्वारा स्थिरीकरण। तड़ित द्वारा भी इस नाइट्रोजन को, जब आकाशीय बिजली होती है, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उस नाइट्रेट में बदल देती है। तो एक तरीका ये हो गया। फिर तो स्थिरीकरण हो गया तो क्या बन जाएगा? यहाँ इसके द्वारा और इसके द्वारा, दोनों के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक बन जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नाइट्रेट। यहाँ क्या लिख सकते हैं? नाइट्रेट। तड़ित द्वारा स्थिरीकरण होगा तो नाइट्रेट बनेगा। जीवाणु और नीलहरी शैवाल स्थिरीकरण करेंगे तो भी नाइट्रेट बन जाएगा। यह नाइट्रेट बन गया। अब इस नाइट्रेट का अलग तरीके से उपयोग होगा। यह नाइट्रेट अब मिट्टी में चली जाएगी और मिट्टी में इस नाइट्रेट का उपयोग कौन करेंगे? पौधे और जंतु। ये मिट्टी में नाइट्रेट चला गया तो पौधे इस नाइट्रेट को क्या करेंगे? खाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। ठीक है। अब मिट्टी से पौधे ग्रहण करेंगे और पौधों से कौन ग्रहण, पौधों का उपयोग कौन करता है? जंतु। तो पौधों का उपयोग कौन कर लेगा? जंतु। जीव जंतु जो भी है, पशु वगैरह, वो
ये नाइट्रेट मिट्टी में, मिट्टी से पौधों में, पौधों से जंतुओं में। अब जंतु इसका उपयोग कर लेंगे नाइट्रेट का, फिर उसका उत्सर्जन करेंगे नाइट्रोजन के रूप में। तो उत्सर्जन, या जंतु, या यूं कहे जंतु जब मर जाते हैं तब भी वो एक तरीके से नाइट्रोजन को वायुमंडल में पुनः छोड़ देते हैं। तो कड़े हम लोग वो नाइट्रोजन जब वायुमंडल में आ जाती है और इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। कहने मतलब तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन तड़ित द्वारा, नीलहरी शैवाल या जीवाणु द्वारा इसका स्त्रीकरण होता है। तो नाइट्रेट में बदल के नाइट्रेट मिट्टी में चला जाता है, मिट्टी से पौधे ग्रहण कर लेते हैं, पौधों को जंतु ग्रहण कर लेते हैं और जंतु द्वारा उनको नाइट्रोजन यौगिकों में त्याग दिया जाता है और फिर वो नाइट्रोजन यौगिक पुनः उनका नाइट्रेट का नाइट्रोजन में पुनः स्थानांतरण हो जाता है और वापस वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा वो स्थिर बनी रहती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया। वापिस इसको जीवाणु होते हैं, जीवाणु वापिस इस नाइट्रेट को वापिस नाइट्रोजन में बदलते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है वायुमंडल में। तो इस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण का वायुमंडलीय संतुलन के लिए बहुत ही महत्व है और ये पौधों के लिए ये प्रक्रिया एक तरीके से लाभदायक है। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक था सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, उसका अध्ययन पूरा करवा दिया है और आगे का अध्ययन हम अगला पार्ट का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो आपको मैं बता देता हूँ। मिलान करना आपको, जैसे जीवाणु का नाम आ जाए तो जीवाणु क्या काम करते हैं? जीवाणु अभी आया था कि जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। अब आपको जीवाणु के बारे में पूछ रहे कौन सा जीवाणु है, तो उसका नाम है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। राइजोबियम जीवाणु आपको याद रखना है, राइजोबियम जीवाणु है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदलता है? नाइट्रेट में बदलता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? दूध को जो दही में बदलता है, लैक्टोबैसिलस। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया की वाहक और मलेरिया परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम। हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। तो इस प्रकार हमारा जो ये दूसरा पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।